हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य जिसमें हम जननांगों से संबंधित सभी समस्याओं और उनको कैसे दूर किया जाए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इस चैप्टर में बच्चों पिछली क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था यौन संचारित संक्रमण, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। तो यौन संचारित संक्रमण क्या होते हैं, कौन कौन से हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, इनकी परिभाषा और एग्जाम्पल मैंने पिछली क्लास में आपको समझा दिया था। आज की क्लास में बच्चों यौन संचारित रोगों को हम आगे पढ़ेंगे। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, यौन संचारित रोग क्या है। तो आज की बच्चों हमारी हेडिंग है यौन संचारित संक्रमण। यौन संचारित संक्रमण जिसे हम शॉर्ट में STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी नाम दे सकते हैं। और इसके अलावा दो कॉमन नाम और लिखे मैंने इन रोगों को। एक तो मैंने इन रोगों का नाम लिखा था रतिज रोग, शॉर्ट में VD वेनेरियल डिजीज। और इसके अलावा बच्चों इन रोगों को हमने नाम दिया था जनन मार्ग संक्रमण, जनन मार्ग संक्रमण RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो ये जितने भी नाम मैंने लिखे हैं ये सभी एक ही प्रकार के रोगों के नाम हैं। और वो रोग कौन से हैं बच्चों, क्या परिभाषा है इनकी, यौन संचारित संक्रमण क्या है, रतिज रोग क्या है, जनन मार्ग संक्रमण क्या है। परिभाषा सबकी एक है कि बच्चों वे सभी संक्रमण या रोग जो मैथुन क्रिया द्वारा संचारित होते हैं उन्हें हम सम्मिलित रूप से STI कहते हैं। तो परिभाषा हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। कुछ कॉमन नाम मैंने बताए थे बच्चों STI के, कौन कौन से प्रमुख STI हैं। तो कुछ 8 रोगों के नाम मैंने बताए थे STI में, जिसमें से 3 शुरुआती जीवाणुजनित रोग हैं, जैसे गोनोरिया, सुजाग जिसको बोलते हैं हिंदी में, सिफिलिस और क्लेमिडियता। ये 3 रोग जीवाणु से होने वाले यौन संचारित रोग हैं। इसके अलावा 4 वायरल डिजीज थे, एड्स, हेपेटाइटिस B, जननिक परिसर्प और लैंगिक मत्स्य या जननिक मत्स्य, एक ही बात है। ये 4 वायरल डिजीज हैं। और लास्ट में एक आपको बताया था ट्राइकोमोनास्टा प्रोटोजोआ जनित रोग। तो ये कुल 8 रोग हैं जो हमारी बुक में यौन संचारित संक्रमण के हेडिंग में दिए हुए हैं। इनको हमें आगे डिटेल पढ़नी है। यहाँ तक मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया था बच्चों। आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि जो यौन संचारित रोग हैं 8 जिनके नाम मैंने लिखे हैं, कौन कौन से नाम हैं। जैसे अभी मैंने बोला है, रिपीट किया, मैं एक फटाफट नाम लिख देता हूँ ताकि उनसे संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है। एक तो है बच्चों गोनोरिया, गोनोरिया। दूसरा है सिफिलिस और तीसरा है क्लेमाइडियासिस। ये तीनों तो जीवाणुजनित रोग हैं। 4 रोग वायरस जनित हैं, जैसे एड्स, हेपेटाइटिस B, जेनाइटल हर्पीज, और एक है बच्चों जेनाइटल वार्ड्स। ये है 4 वायरल डिजीज STI। और लास्ट एक ट्राइकोमोनियासिस, जिसको हिंदी में हम ट्राइकोमोनास्टा भी नाम देते हैं। ये 8 STI सिलेबस में है। इनका एक क्वेश्चन क्या फ्रेम किया जाता है। क्वेश्चन ये है बच्चों कि इनमें से 3 रोग हैं जिनका आज भी कोई उपचार नहीं है। वो कौन कौन से हैं बच्चों। एक तो है जैसे HIV एड्स, दूसरा हेपेटाइटिस B और तीसरा जेनाइटल हर्पीज। ये 3 रोग ऐसे हैं जिनका आज भी कोई उपचार नहीं है। तो इन 8 में से इन 3 रोगों को छोड़कर बाकी सभी यौन रोगों का उपचार है। इन सब का उपचार है, इन सब का उपचार है, इसका उपचार है। लेकिन इनका उपचार भी कब है,
जब बच्चों शुरुआती लक्षणों के आधार पर इनको पहचाना जाए और पूरा इलाज कराया जाए योग्य डॉक्टर से, तब हम इनका उपचार पूरा करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर गंभीर हो जाते हैं तो बच्चों इनका भी उपचार होना मुश्किल हो जाता है। तो ये यौन संचारित रोग या संक्रमण है जो मैथुन क्रिया के द्वारा संचरित होते हैं। अब इनके उपचार में कैसे दिक्कत आती है, क्यों दिक्कत आती है बच्चों? तो इसका सबसे बड़ा कारण है उपचार का कि जिन दंपतियों में, जिस व्यक्ति में ऐसे रोग होते हैं वो जनरली इनको पहचान नहीं पाते हैं कि क्या वे यौन संचारित रोगों से ग्रसित हैं क्या। क्यों नहीं पहचान पाते हैं? क्योंकि बच्चों इन यौन रोगों के शुरुआती लक्षण बहुत ही हल्के फुल्के होते हैं। ये जितने भी STI होते हैं, यौन संचारित संक्रमण, STI के जो प्रारंभिक लक्षण हैं वो बहुत ज़्यादा हल्के फुल्के होते हैं। मतलब इतने माइनर सिम्टम्स होते हैं कि लोग इसको गंभीरता से लेते ही नहीं हैं। इस कारण लोग इनको पहचान नहीं पाते हैं। आखिर कौन कौन से हल्के फुल्के लक्षण प्रदर्शित करते हैं? जैसे बच्चों अगर किसी व्यक्ति में संक्रमण हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति में जननिक क्षेत्र या कह सकते हैं गुप्तांगों में खुजली होने लगती है। जननिक क्षेत्र वो होता है जहां गुप्तांग होते हैं। में खुजली, व्यक्ति के गुप्तांगों में खुजली होने लगती है। दूसरा लक्षण, गुप्तांगों के आसपास या गुप्तांगों से तरल का स्त्रवण होने लगता है। म्यूकस, एक तरल वहां से निकलने लगता है। इसके अलावा व्यक्ति में हल्का दर्द एवं सूजन रहने लगती है। गुप्तांगों में दर्द होने लगता है और वहां सूजन होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, विशेषता बच्चों ये है इसकी कि जो संक्रमित स्त्रियां हैं, अगर ये लक्षण स्त्रियों में है या कह सकते हैं अगर रोग स्त्रियों में है तो बच्चों संक्रमित स्त्रियां अलक्षणी हो सकती हैं। संक्रमित स्त्रियां कैसी हो सकती हैं? अलक्षणी। इसका मतलब यह है कि यदि ये रोग स्त्रियों में है तो कभी कभी स्त्रियों में कोई लक्षण प्रकट भी नहीं होते हैं। तो ये बच्चों इन STIs के कुछ हल्के संक्रमण हैं। STI यौन संचारित रोग या यौन संचारित संक्रमण, इनके जो प्रारंभिक लक्षण हैं, शुरुआत में जब किसी व्यक्ति को रोग होते हैं तो उस समय बहुत ही लाइट सिम्टम्स ये प्रदर्शित करते हैं, हल्के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। जैसे रोगी व्यक्ति के या संक्रमित व्यक्ति के जननिक क्षेत्र में गुप्तांगों में खुजली होने लगती है, तरल का स्त्रवण होने लगता है, हल्का दर्द और सूजन होने लगती है। अगर ये रोग स्त्रियों में है तो कई बार स्त्रियां अलक्षणी भी होती हैं, अर्थात स्त्री में कोई लक्षण होता ही नहीं है। बच्चों यही कारण है कि व्यक्ति इन रोगों को शुरुआती समय में पहचान नहीं पाते हैं, इनके प्रति गंभीर नहीं हो पाते हैं और धीरे धीरे ये गंभीरता और जटिल रूप में बदल जाते हैं। तो शुरुआती लक्षण हल्के फुल्के होने के कारण लोग इनको समय पर नहीं पहचान पाते हैं और ना ही इनका उपचार करवा पाते हैं। तो समय पर उपचार ना होने का एक तो ये प्रमुख कारण है। एक और अन्य कारण है बच्चों समय पर उपचार ना होने का, वो है सामाजिक कलंक का डर। बच्चों जो STI होते हैं, STI से सामाजिक कलंक का डर रहता है। समाज में STI रोगों को हे दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से कुल मिलाकर उसको सही नहीं समझा जाता है। तो जिस व्यक्ति में STI हो जाते हैं उसको सामाजिक कलंक का डर रहता है कि ऐसा नहीं हो
कि समाज में उसकी छवि खराब हो जाए, उसके चरित्र पर शक किया जाए। तो इस प्रकार के सामाजिक कलंक के डर के कारण लोग ना तो समय पर बच्चों इनको पहचान पाते हैं, ना ही समय पर इनका उपचार करवा पाते हैं। इस कारण भविष्य में आगे जाकर अनेक जटिलताएं हो सकती हैं। तो सामाजिक कलंक के डर के कारण इस कारण व्यक्ति इन रोगों का सही समय पर उपचार नहीं करवा पाते हैं। सही समय पर इन रोगों का जो है लोग उपचार नहीं करवा पाते हैं। और बच्चों, यदि ये एसटीआई लंबे समय तक अनुपचारित रहे तो गंभीर जटिलताएं पैदा करते हैं। अगर ये यौन संचारित रोग लंबे समय तक अनुपचारित रहते हैं, एसटीआई के लंबे समय तक अनुपचारित रहने पर अगर एसटीआई लंबे समय तक अनुपचारित हैं तो लंबे समय तक अनुपचारित रहने पर अनेक गंभीर जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। अनेक गंभीरताएं जटिलताएं जो है उत्पन्न हो सकती हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति में एसटीआई लंबे समय तक है और ठीक नहीं हो रहा है तो भविष्य में उसमें और भी ज़्यादा गंभीरताएं विकसित हो सकती हैं। जैसे क्या क्या गंभीरताएं हो सकती हैं, तो जो एनसीईआरटी में गंभीरताएं दी हुई हैं वो आपको एज इट इज़ याद रखनी है बच्चों। तो मैं इधर गंभीरताएं लिख देता हूं इनकी। यौन संचारित रोगों का अगर सही समय पर व्यक्ति इलाज नहीं करवा पाते हैं तो इस कारण व्यक्तियों में बहुत सारी जटिलताएं हो सकती हैं। तो क्या जटिलताएं एसटीआई की वजह से हो सकती हैं? जैसे रोगी व्यक्ति में श्रोणि सोथज रोग हो सकता है। श्रोणि सोथज रोग, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, श्रोणि सोथज रोग, जिसको शॉर्ट में हम नेम देंगे PID। अगर किसी व्यक्ति में लंबे समय तक ये रोग अनुपचारित है तो उसमें PID श्रोणि सोथज रोग हो जाता है। क्या होता है बच्चों, इस रोग में जनरली महिलाओं में होता है ये रोग, तो इस रोग में महिलाओं के श्रोणि क्षेत्र में सूजन हो जाती है, दर्द होने लगता है। श्रोणि क्षेत्र में जननांगों के आसपास सूजन और दर्द रहना श्रोणि सोथज रोग में आता है बच्चों। इसके अलावा अगर महिला गर्भवती है और उसमें STI हो गया है तो महिला का गर्भपात हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। अगर महिला गर्भवती है तो उस महिला से मृत शिशु का जन्म हो सकता है। मतलब शिशु की गर्भावस्था में ही मृत्यु हो सकती है जिससे मृत शिशु का जन्म हो, स्टिल बर्थ कह सकते हैं इसको। इसके अलावा बच्चों, महिलाओं में अस्थानिक सहगर्भता हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अस्थानिक सहगर्भता क्या होती है कि जनरली जो आरोपण का स्थल है महिलाओं में वो गर्भाशय का मध्य पृष्ठभाग या फंडस भाग होता है। अगर परिवर्तित भ्रूण गर्भाशय के फंडस या मध्य पृष्ठ भाग से कहीं और अंडवाहिनी में जुड़ गया
उसको बोलते हैं अस्थानिक सगर्भता। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। क्या होती है अस्थानिक सगर्भता? एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? तो परिवर्धित भ्रूण का गर्भाशय के अलावा कहीं और आरोपित हो जाना अस्थानिक सगर्भता कहलाती है, जो एक प्रकार से साइड इफेक्ट है एसटीआई का। इसके अलावा बच्चों व्यक्तियों में वंध्यता हो सकती है। अगर लंबे समय तक एसटीआई अनुपचारित हैं तो उनमें वंध्यता, इनफर्टिलिटी हो सकती है, और कभी कभी बच्चों जनन मार्ग का कैंसर भी हो सकता है। जनन मार्ग का कैंसर, अर्थात यदि एसटीआई लंबे समय तक अनुपचारित रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति में जनन मार्ग का कैंसर भी हो सकता है। तो ये सारे बच्चों जटिलताएं हैं, गंभीरताएं हैं। उन व्यक्तियों में जनरली ये गंभीरताएं पाई जाती हैं जिनमें एसटीआई को सही समय पर व्यक्ति इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो ये जटिलताओं का रूप ले लेते हैं। तो ये था बच्चों एसटीआई यौन संचारित रोग परिभाषा। वे सभी संक्रमण या रोग जो मैथुन क्रिया द्वारा संचारित होते हैं एसटीआई कहलाते हैं। ये कुछ 8 एसटीआई के मैंने नाम लिखे हैं। इनमें से एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्पीज को छोड़कर बाकी सभी उपचार योग्य हैं। 3 का उपचार नहीं है। शुरुआती लक्षण हल्के फुल्के हमने बात कर ली। अगर सही समय पर उपचार नहीं करवा पाते हैं व्यक्ति इनका, तो इसकी वजह से ये जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? आगे चलते हैं। एसटीआई संबंधित जो भी और बातें बची हैं हम उनको और पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों, ये एसटीआई हैं जिनके क्या क्या समस्याएं हमने बात कर ली है। आगे चलते हैं बच्चों कि जो एसटीआई होते हैं वैसे तो ये किसी भी आयु के लोगों में हो सकते हैं। जब भी असुरक्षित मैथुन क्रिया की जाती है किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ, तो ये रोग किसी भी आयु वर्ग के लोगों में हो सकते हैं। तो एसटीआई के लिए बच्चों हर आयु वर्ग के लोग संवेदनशील होते हैं। ये किसी भी आयु वर्ग के लोगों में हो सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि जो 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के लोग हैं वो अति संवेदनशील होते हैं। अति संवेदनशील का मतलब ये है कि इस आयु के जो लोग हैं उनमें एसटीआई के संक्रमण के केसेस जो है ज़्यादा देखने को मिले हैं। ज़्यादातर जो यौन संचारित संक्रमण के शिकार हैं लोग, वो इस आयु वर्ग में शामिल हैं। तो वैसे तो एसटीआई किसी भी आयु वर्ग के लोगों में हो सकता है, पर इस आयु वर्ग के लोग एसटीआई के लिए तुलनात्मक ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। तो ये बच्चों एसटीआई हैं। अब एसटीआई कैसे फैलते हैं, किन माध्यमों से एसटीआई फैलते हैं? तो बच्चों एसटीआई के फैलने के माध्यम की बात करते हैं। एसटीआई के फैलने के माध्यम सिंपल है, हमने पहले ही पढ़ लिया, मैथुन क्रिया द्वारा संचारित होते हैं। एसटीआई किस कारणों से फैलते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में? तो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जब संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संपर्क स्थापित करता है तो उसमें एसटीआई का संक्रमण हो जाता है। तो संचरण का माध्यम क्या हो गया?
संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संपर्क द्वारा इस माध्यम से फैलते हैं बच्चों सभी एसटीआई। एसटीआई के फैलने का जो मुख्य माध्यम है वो है संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संपर्क द्वारा। लेकिन बच्चों इनमें से जो दो रोग हैं, एक तो है एड्स और साथ में है हेपेटाइटिस बी। एड्स और हेपेटाइटिस बी ये ऐसे एसटीआई हैं बच्चों जो असुरक्षित यौन संपर्क के साथ साथ अन्य कारणों से भी फैलते हैं। एक तो ये इस माध्यम से तो फैलेंगे और इसके साथ साथ ये कुछ अन्य कारणों से भी फैलते हैं। तो इन दो रोगों के फैलने के अन्य कारण, ये तो है ही कारण कि असुरक्षित यौन संपर्क से फैलेंगे, लेकिन कुछ अन्य कारणों से भी फैलते हैं। वो अन्य कारण कौन कौन से हैं? सिंपल है बच्चों। एक तो ये है जैसे कि संक्रमित व्यक्ति के साथ अगर हम सुई को शेयर कर लेते हैं, संक्रमित व्यक्ति के साझा प्रयोग वाली सुई या इंजेक्शन के द्वारा, मतलब अगर किसी संक्रमित व्यक्ति ने कोई सुई या सिरिंज काम में ली है और उसी सुई को कोई स्वस्थ व्यक्ति काम में ले लेता है तो स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण हो जाएगा। तो संक्रमित व्यक्ति के साथ साझा प्रयोग वाली सुइयों से इसका प्रसारण हो सकता है। दूसरा, संदूषित शल्य क्रिया के औजारों द्वारा। शल्य क्रिया मतलब सर्जरी, संदूषित का मतलब है रोगाणुयुक्त। बात वो ये सेम ऊपर वाली कि अगर किसी संक्रमित व्यक्ति की सर्जरी हुई है और जिन उपकरणों को उपयोग में लिया गया है, अगर उन्हीं उपकरणों को बिना साफ सफाई करे किसी दूसरे व्यक्ति पर उपयोग में ले लिया जाता है तो उस व्यक्ति में भी संक्रमण हो जाता है। एक माध्यम है संदूषित रक्ताधान से। संदूषित रक्ताधान से मतलब अगर कोई संक्रमित व्यक्ति किसी स्वस्थ व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर देता है तो उसकी वजह से भी एड्स का संक्रमण हो सकता है। और लास्ट इसका माध्यम है वो है संक्रमित गर्भवती महिला से गर्भस्थ शिशु में संक्रमण। संक्रमित अगर कोई गर्भवती कोई महिला अगर संक्रमित है और उसमें गर्भधारण हो जाता है तो उसके होने वाले बच्चे में भी एड्स का संक्रमण हो सकता है। तो बच्चों एड्स इन माध्यमों से फैलता है। एड्स और हेपेटाइटिस भी दोनों के लिए है। मैंने कहा आपको कि एसटीआई किन माध्यमों से फैलते हैं, तो बच्चों एसटीआई के फैलने का मुख्य माध्यम तो क्या है? संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संपर्क द्वारा। लेकिन ये दो रोग ऐसे हैं जो इन माध्यम के अलावा इन माध्यमों से भी फैलते हैं। ये दोनों रोग संक्रमित व्यक्ति के साथ साझा प्रयोग वाली सुई से फैल सकते हैं, संदूषित शल्य क्रिया के औजारों से फैल सकते हैं, संदूषित रक्ताधान से फैल सकते हैं और संक्रमित गर्भवती महिला से उसके बच्चे में हो सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों एसटीआई का प्रसारण पूरे समाज में हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो एसटीआई के प्रमुख एग्जाम्पल थे उनके रोगाणु के नाम याद रखने हैं बच्चों। बाकी लक्षण हमारे सिलेबस में नहीं है। तो एसटीआई के जितने भी एग्जाम्पल्स बुक में दे रखे हैं उन एग्जाम्पल्स में रोगजनक के नाम आपको याद रखने हैं कि कौन सा एसटीआई किस रोगजनक के संक्रमण के कारण होता है। तो ये बच्चों एक टेबल फॉर्म में हमें ध्यान रखना है।
तो एक टेबल मैं ड्रॉ करता हूँ जिसमें हमें 3 कॉलम बनाने होते हैं। एक कॉलम तो होता है कि वह किस प्रकार का रोग है, जीवाणुजनित है कि विषाणुजनित है, प्रोटोजोआ है। दूसरा कॉलम रोग का नाम, तीसरा कॉलम रोगाणु का नाम। तो 3 कॉलम इसमें बनाने हैं बच्चों STI में। सबसे पहले जैसे इसमें कॉलम बनेगा रोगजनक का प्रकार, टाइप्स ऑफ पैथोजन, रोगजनक का प्रकार। दूसरा इसमें कॉलम बनेगा बच्चों रोग का नाम, नेम ऑफ डिजीज, रोग का नाम। और तीसरा कॉलम इसमें बनेगा पैथोजन, पैथोजन रोगजनक कौन सा है। तो 3 कॉलम है बच्चों जिसमें हमें सभी 8 रोगजनकों को पढ़ना है। इस प्रकार से कॉलम बना लिया हमने, टेबल बना ली है। आपकी बुक में केवल इनके नाम दिए हुए हैं बच्चों, तो वैसे तो नाम तो हमने 2 बार रिपीट कर दिए हैं। आज की क्लास में भी मैंने नाम बता दिए आपको, और कल की क्लास में भी हमने सभी रोगों के नाम पढ़ लिए थे, लेकिन आज हम इसके रोगजनक और पढ़ लेते हैं। तो रोगजनक आपको याद रखना है बच्चों, रोगजनक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है बच्चों? सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु जनित रोग। और 3 रोग बताए थे बच्चों मैंने जीवाणु जनित रोग में। एक तो बताया था आपको सुजाक, इंग्लिश में कहते हैं गोनोरिया, गोनोरिया, सुजाक गोनोरिया, जिसका रोगाणु होता है निसेरिया गोनोरी। निसेरिया गोनोरी एक प्रकार का जीवाणु है जिसके संक्रमण से व्यक्तियों में सुजाक गोनोरिया नामक रोग हो जाता है। दूसरा जीवाणु जनित रोग है बच्चों सिफिलिस, सिफिलिस, इसको अंग्रेजी में भी सिफिलिस ही कहते हैं। एक कॉमन नाम इसका फ्रेंच पॉक्स, फ्रेंच पॉक्स, सिफिलिस का एक कॉमन नेम है बच्चों फ्रेंच पॉक्स। और इसका जो रोगाणु होता है वो है ट्रिपेनीमा पैलिडम, ट्रिपेनीमा पैलिडम। इस जीवाणु के संक्रमण से होने वाला रोग है सिफिलिस या फ्रेंच पॉक्स, ट्रिपेनीमा पैलिडम। तीसरा जीवाणु जनित रोग है बच्चों क्लेमीडियता, क्लेमीडियता, जिसे अंग्रेजी में क्लेमाइडियासिस कहते हैं। क्लेमीडियता को हम नाम देते हैं क्लेमाइडियासिस। इसका नेम होता है पैथोजन का नाम क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस।
ये 3 तो हैं बच्चों जीवाणु जनित रोग, जो अलग अलग जीवाणुओं के संक्रमण से व्यक्तियों में हो जाते हैं और इनके होने पर ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं असुरक्षित यौन संपर्क के द्वारा। इसलिए हम इनको STI के नाम से जानते हैं। दूसरा कॉलम हम लेते हैं बच्चों इसमें वायरल डिजीज। वायरल डिजीज विषाणुओं से होने वाले यौन संचारित संक्रमण। और बच्चों 4 डिजीज वायरल डिजीज थे, जिसमें से एक नाम हम लिखें जैसे एड्स, पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका जो पैथोजन है वो है बच्चों HIV। इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एड्स का रोगजनक है। मैंने क्यों नहीं लिखा इसका डिटेल पूरा, क्योंकि बच्चों ये डिजीज जो चैप्टर आएगा आपका मानव स्वास्थ्य एवं रोग, वहाँ पर कंप्लीटली डिटेल से डिस्कस करेंगे बच्चों। एड्स डिजीज जो है वो हमारे सिलेबस में है विस्तृत रूप से, तो इस डिजीज को हम चैप्टर नंबर 8 मानव के स्वास्थ्य और रोग, वहाँ पर इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ इसको शॉर्ट लिख दिया है। ये तो रोग का नाम एड्स और ये इसका रोगजनक। दूसरा जो वायरल डिजीज है बच्चों वो है हेपेटाइटिस बी, जिसको यकृत शोथ बी भी कह सकते हैं। और जैसा नाम है डिजीज का वैसा ही विषाणु होता है। जैसे इसके पैथोजन का नाम है हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस, यकृत शोथ बी विषाणु, इसके संक्रमण से होने वाला रोग है हेपेटाइटिस बी। अगला वायरल डिजीज है बच्चों जननिक परिसर्प। जननिक परिसर्प जेनाइटल हर्पीज। जननिक परिसर्प जेनाइटल हर्पीज। और इस रोग का जो रोगजनक होता है बच्चों वो होता है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2, शॉर्ट में हम इसको कह सकते हैं HSV टाइप 2। तो इस रोगजनक के संक्रमण से होता है जननिक परिसर्प जेनाइटल हर्पीज। और चौथा वायरल डिजीज जो सिलेबस में है बच्चों वो है जननिक मस्से जेनाइटल वार्ड्स। जननिक मस्से जेनाइटल वार्ड्स। और इसका रोगजनक होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, शॉर्ट में हम कह सकते हैं HPV। तो इस प्रकार से ये चारों के चारों वायरल डिजीज है जो किसी विषाणु के संक्रमण से होते हैं। तो ये था बच्चों दूसरी हेडिंग। STI पैथोजन के प्रकार के आधार पर हम बात कर रहे हैं रोगों की।
और लास्ट में तीसरे प्रकार का डिजीज है, रोगजनक है, वो है प्रोटोजोआ। तो लास्ट कॉलम प्रोटोजोअल डिजीज। प्रोटोजोअल डिजीज। और एक ये बच्चों सिलेबस में प्रोटोजोअल डिजीज वो है ट्राइकोमोनास्टा। ट्राइकोमोनास्टा, जिसको ट्राइकोमोनियासिस कह सकते हैं इंग्लिश में, ट्राइकोमोनियासिस। और इसका जो रोगजनक प्रोटोजोआ है वो है ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। जिस रोगजनक के कारण इस संक्रमण को होता है बच्चों, उसका नाम है ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। तो ये था बच्चों मानव के सभी प्रमुख यौन संचारित संक्रमण या रोग। शुरुआत में मैंने इनको लिस्टिंग कर दिया था, इनकी लिस्ट मैंने आपको बता दी थी बच्चों। वापस मैंने अब पैथोजन के साथ इसकी दोबारा लिस्ट बना दी है। जो प्रमुख यौन संचारित रोग मानव में पाए जाते हैं उनमें है बच्चों बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज 3 है, सुजाक, सिफिलिस, क्लेमिडिया। ये इनके पैथोजन है तीनों के। इसके बाद बच्चों वायरल डिजीज 4 हैं, एड्स, हेपेटाइटिस बी, जननिक परिसर्प और जननिक मत्स्य, और ये इन चारों के पैथोजन हैं। और लास्ट में है बच्चों प्रोटोजोअल डिजीज में ट्राइकोमोनास्टा, ये इसका पैथोजन है। तो ये कुल 8 STI आपके सिलेबस में है। इन सभी 8 का एक तो पर्टिकुलर रोगाणु का नाम याद रखना है और रोगाणु के ग्रुप का नाम याद रखना है कि कौन कौन से जीवाणु हैं, कौन कौन से विषाणु हैं, कौन कौन सा प्रोटोजोआ है। तो ये था बच्चों प्रमुख STI। हम बात कर चुके हैं पहले भी कि इसमें से बच्चों 3 STI हैं, एक तो हेपेटाइटिस, एक तो एड्स, एक हेपेटाइटिस बी और एक जननिक परिसर्प। ये 3 STI ऐसे हैं जिनका आज भी कोई इलाज नहीं है। इन 3 को छोड़कर बाकी सभी STI उपचार योग्य हैं, और वो भी उपचार योग्य कब हैं, जब इनको शुरुआती समय में पहचान कर पूरा उपचार कराया जाए। तो ये हैं बच्चों विभिन्न STI। अब एक लास्ट पॉइंट और पढ़ लेते हैं बच्चों STI का। कि हम कैसे STI से बचें। STI संक्रमण रोकने के लिए हमें क्या क्या सावधानी अपनानी चाहिए। तो बच्चों हम कुछ साधारण नियमों को फॉलो कर, कुछ साधारण नियमों का पालन कर STI संक्रमण को रोक सकते हैं। कुछ साधारण नियमों का हम पालन करके STI के संक्रमण को रोक सकते हैं। क्या साधारण नियम है वो? पहला साधारण नियम कि बच्चों सदैव एक से अधिक व्यक्ति के साथ यौन संपर्क स्थापित नहीं रखना चाहिए। कभी भी किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक व्यक्ति के साथ या किसी अनजान व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। पहला उपाय है जो हमें यौन संचारित रोगों से बचाता है। तो पहला उपाय क्या है बच्चों? किसी अनजान व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध नहीं रखने चाहिए। पहला उपाय जिसको ध्यान में रखकर हम अपने आप को STI संक्रमण से बचा सकते हैं। दूसरा उपाय बच्चों, जब भी कोई व्यक्ति मैथुन प्रदर्शित करता है तो मैथुन के समय सदैव
कंडोम का उपयोग करें, क्योंकि हमने पढ़ लिया इसी चैप्टर में कि जो कोंडम होते हैं वो ना केवल अवांछित गर्भधारण को रोकते हैं बल्कि हमें यौन संचारित संक्रमण से भी बचाते हैं। तो इस तरीके से भी हम संक्रमण से बच सकते हैं। अगला है बच्चों कि हॉस्पिटल्स में सदैव डिस्पोजेबल सिरिंज का उपयोग ही करना चाहिए। सदैव डिस्पोजेबल सिरिंज का उपयोग करना चाहिए। क्या होती है डिस्पोजेबल सिरिंज? बच्चों ऐसी सिरिंज जिसको काम में लिया और काम में लेने के बाद फेंक दिया जाता है, उस सिरिंज का उपयोग किसी भी दूसरे पेशेंट पर नहीं किया जाता है। तो यूज एंड थ्रो वाली होती है डिस्पोजेबल सिरिंज, तो उन्हीं का इस्तेमाल करें डॉक्टर, कंपाउंडर सभी, और लोग भी जागरूक रहें। वो कहें हॉस्पिटल कर्मचारी को कि आप नई सिरिंज काम में लें ताकि संक्रमण की संभावना लगभग खत्म हो जाए। और जब भी कभी रक्त का स्थानांतरण करें तो सदैव HIV मुक्त रक्त का ही स्थानांतरण होना चाहिए। बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं बच्चों, तो उन कैंप में ये प्रत्येक व्यक्ति को ईमानदारी से चाहिए कि अगर व्यक्ति में इस प्रकार का संक्रमण है तो वो ब्लड डोनेट ना करे। साथ में हॉस्पिटल स्टाफ की जिम्मेदारी है कि वो जितना भी रुधिर डोनेट किया गया है उस सब की जांच करे कि कहीं उसमें HIV का संक्रमण तो नहीं है। तो इस प्रकार से हम HIV मुक्त रुधिर का स्थानांतरण करके HIV संक्रमण को रोक सकते हैं। और एक और कॉमन नियम हम ध्यान में रखें कि बच्चों यदि कभी भी किसी भी व्यक्ति को शंका होती है कि उसमें HIV या कोई अन्य यौन संचारित रोग हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में वह तुरंत किसी योग्य डॉक्टर से मिले, और अगर उसको लगता है कि संक्रमण है, डॉक्टर उसको सजेस्ट करता है कि संक्रमण है, तो फिर वह पूरा उपचार कराए। तो समय समय पर प्रारंभिक जांच के लिए वह योग्य डॉक्टर से मिले, और अगर पॉजिटिव आता है डिजीज तो वह पूरा उपचार कराए। तो इन साधारण नियमों का पालन करके हम अपने आप को STI संक्रमण से बचा सकते हैं। तो बच्चों ये हमारी आज का क्लास का टॉपिक था, यौन संचारित संक्रमण STI। वे सभी रोग जो मैथुन क्रिया द्वारा संचारित होते हैं उनको हम नाम देते हैं यौन संचारित संक्रमण। ये कुल 8 डिजीज हैं, ये इनके रोगाणु के नाम हैं, कैसे फैलते हैं और कैसे फैलने से बचा जाए ये मैंने आपको पूरा विस्तृत रूप से समझा दिया है। इसके साथ ही अपना ये हेडिंग फिनिश हो जाती है, यौन संचारित रोग। अगली क्लास में बच्चों हम इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग पढ़ेंगे, वो है वंध्यता, इनफर्टिलिटी।